पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि सबको दुर्गम जाना है। तो बोलो राजी हो ना? दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि जो आज छूट गए, क्योंकि यहां पे जगह की एक सीमा थी, यहां पे 1100 लोग ही बैठ सकते थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि नियुक्ति पत्र तो हम आज दे देंगे, लेकिन जो आज छूट गए हैं वो 2:30 बजे कुमाऊं के लोग नैनीताल में अपना नियुक्ति पत्र ले जाएंगे। क्योंकि कई बच्चों ने मुझे फोन किया कि मंत्री जी आज हमारे घर की दिक्कत है, हमको 2 दिन का समय दीजिए। और 16 तारीख को 2:30 बजे गढ़वाल मंडल के जो लोग रह गए हैं वो श्रीनगर में नियुक्ति पत्र ले जाएंगे। तो 2 सूचना हो गई। तीसरी सूचना यह है कि एक भी गेस्ट जो है आपके जाने के बाहर नहीं होगा। जो हमारी गेस्ट फैकल्टी है, आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे आप रिक्ति के सापेक्ष जा रहे हैं। इसलिए मुझे आज बहुत मैसेज आ रहे थे गेस्ट फैकल्टी के कि मंत्री जी हमारा क्या होगा। मैंने आज घोषणा कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी के सामने कि कोई गेस्ट टीचर हमारा इससे प्रभावित नहीं होगा। तीसरी सूचना यह है कि सभी हमने अपने जो शिक्षा के हमारे सीओ हैं उनसे कहा है कि दीपावली के बाद हर डाइट में आपका 1.5 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा कि आपको जो है करना। नमस्कार दोस्तों, मैं रमा सिंह गढ़िमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां कि आप लोगों को आपके नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। आज का अंक हमारा रहेगा कि कार्यभार ग्रहण करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स भी मुझे सुबह से आ रहे थे कि नियुक्ति पत्र हमें प्राप्त हो चुका है और नियुक्ति पत्र में भी काफ़ी सारी जो है बातें लिखी गई है, काफ़ी सारे निर्देश उसमें लिखे गए हैं। तो किस प्रकार से उन निर्देशों का पालन करते हुए हमें कार्यभार ग्रहण करना होगा, तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी सावधानी यहाँ पर हमें रखनी होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल से भी पहचान गए होंगे कि आज के इस अंक में हम किन विषयों पर बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करते समय इन बातों का ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पर एक चेकलिस्ट बनाई है, तो अगर आप इस चेकलिस्ट को एक बार समझ जाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको ये प्रक्रिया समझना कि जब हम कार्यभार ग्रहण करने के लिए विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, पहले तो आपको समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों और अंक पत्र, उपाधियाँ जितनी भी हैं उनको आपको मूल रूप में भी ले जाना होगा। साथ ही उनके जो 2 प्रमाणित सत्यापित सेट आपको कहे गए थे बनाने के लिए, तो आप 2 प्रमाणित जो उसके सेट होंगे उनको भी आप वहाँ पर ज़रूर ले जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी आपके हाई स्कूल से लेकर के एमए तक के या अगर आप बीएससी एमएससी हैं या आपको कॉमर्स वाले हैं, तो आपको जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो तो आपने रखने ही होंगे। साथ ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिसमें आपकी बीपीएड आ जाता है, बीएड आ जाता है, तो जो प्रमाण पत्र आपके होंगे वो सारे के सारे आपके होने चाहिए जो आपने यूके SSSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत किए थे। तो वो सारी मार्कशीट्स, वो सारी उपाधियां यानी कि जो डिग्रियां हैं वो आपके पास होनी चाहिए मूल रूप से भी, क्योंकि वहाँ पर जो विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे वो वेरीफाई करेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या फिर मूल निवास, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का प्रमाण पत्र यानी EWS अगर कोई है तो वो अपने EWS का प्रमाण पत्र। साथ ही अगर आप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पर आपको आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र भी वहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी डॉक्यूमेंट आपने DV के समय प्रस्तुत किए थे वो आपको वहाँ पर दिखाने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर बात कर रहे थे कि CMO का होना चाहिए या CMS का होना चाहिए। देखिए, CMO का भी चल जाता है और CMS का भी यहाँ पर चल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अगर आप बना सकते हैं तो उसको ले जाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति पत्र उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी लिखा हुआ है। हालांकि CMO और CMS दोनों का जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है वो मान्य होता है। इसके अतिरिक्त 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा
प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि 2 गस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। देखिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, और जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र हैं गस्टेड ऑफिसर के द्वारा दिए गए वो आपको मूल रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही सेवारत अभ्यर्थियों को विभागीय एनओसी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपने जो एनओसी ली थी परीक्षा के लिए, तो वो एनओसी आपको वहाँ पर दिखानी होगी अगर आप सेवारत अभ्यर्थी हैं तो। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पर मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त सेवायोजन प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो सेवायोजन का प्रमाण पत्र है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो आपका सर्टिफिकेट है, आवेदन करने से पूर्व की तिथि वाला होना चाहिए, या फिर आवेदन करने की तिथि के समय जो पंजीकरण आपने वहाँ पे करवाया था वो होना चाहिए, या फिर अगर आपने उसको रिन्यू भी करवाया है तो ये दोनों वहाँ पर मान्य होंगे। तो ये कुछ प्रमाण पत्र हैं जो आपको प्रस्तुत करने होंगे प्रधानाचार्य के समक्ष। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि लास्ट जो एजुकेशन आपने ली थी जिस भी विद्यालय से, विश्वविद्यालय से, अगर आपने सबसे अंतिम जो शिक्षा बीएड की ली है तो आपने जहाँ से बीएड किया है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। या फिर अगर आपने बीएड करने के बाद एमए किया है तो भी आपको लास्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपकी अंतिम शिक्षण संस्थान है वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा जो प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र है उसको भी आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा और तीसरा है अंतिम संस्थान के द्वारा जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त जो भी अभ्यर्थी विवाहित हैं, अगर वो विवाहित हैं तो विवाहित होने की दशा में एक ही जीवित पत्नी या पति होने का प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जो विवाहित हैं, वो हो सकता है कि पुरुष हो सकते हैं या महिला हो सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आपकी एक ही जीवित पत्नी है, और अगर आप महिला हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आपके एक ही जीवित पति हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ये प्रमाण पत्र मांगा क्यों जाता है। ये इसलिए मांगा जाता है कि जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सर्विस बुक बनेगी उस सर्विस बुक में अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का नाम भी वहाँ पे नॉमिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो आपकी सर्विस बुक में भी आपके पति को नॉमिनी के रूप में दर्शाया जाता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्राविधान है कि किसी भी दशा में किसी भी पुरुष की एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी दशा में किसी भी महिला के एक से अधिक जीवित पति नहीं होने चाहिए। तो उसी चीज़ का पालन यहाँ पर आपसे करने को कहा जा रहा है और एक प्रमाण पत्र देने को आपको यहाँ पर कहा गया है। इसके साथ में एक शपथ पत्र भी आपको मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका उल्लेख आपके जो नियुक्ति पत्र है उसमें भी कहा गया है। इस शपथ पत्र में आपको यह घोषणाएं करनी होंगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वो सभी आपकी जानकारी में सत्य हैं, और अगर भविष्य में ये डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ या कूट रचित ये पाए जाते हैं तो फिर जो भी कार्रवाई होगी वो आपको मान्य होगी। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है, तो ये शपथ पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अतिरिक्त कई सारे कैंडिडेट्स का मैसेज भी मुझे आया था कि जो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए, जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ यही फॉर्मेट मैंने अपनी नियुक्ति के समय विभाग में सबमिट किया था, तो वही प्रमाण पत्र मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रमाण पत्र को आप भली भांति पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके इसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रमाण पत्र जो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि अब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पुत्र श्री अपने पिता का नाम, निवासी आपका एड्रेस आ जाएगा, को मैं विगत डैश, यानी कि यहाँ पर आपको एक समय अवधि भरनी होगी, वो महीने में हो सकती है, वर्ष में हो सकती है, से अधिक अवधि से जानता हूँ।
मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा विश्वास में, अब डैश है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, पुत्र श्री, यहाँ पे अपने पिता का नाम भरना है, का चरित्र उत्तम है और इनके विरुद्ध कोई विपरीत कार्य नहीं है। मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्ति या किसी संस्थान में प्रवेश हेतु अनुपयुक्त सिद्ध करती हो। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि डैश, यहाँ पे अपना नाम, पुत्र श्री, पिता का नाम मेरे व्यक्तिगत संबंधी नहीं है, दिनांक, स्थान और साथ में उनके हस्ताक्षर और मोहर। तो ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा और इस फॉर्मेट को बनाते हुए आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों से इस फॉर्मेट को फॉरवर्ड भी करवाना होगा, यानी कि 2 राजपत्रित अधिकारियों के समक्ष आपको ये प्रमाण पत्र ले जाना होगा। उनके द्वारा इसमें हस्ताक्षर और उनकी मोहर आपको आवश्यक रूप से लगानी होगी। तो ये तो था चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक और सवाल था कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम बनाएंगे क्या उसका भी कोई प्रारूप है। तो देखिए, उसका प्रारूप स्पेसिफाई कुछ नहीं होता है। वो जब आप जाएंगे सीएमओ के ऑफिस में तो वहाँ पर ऑलरेडी एक प्रारूप उन्होंने बनाया हुआ होता है, तो वो उसमें आपका नाम और जो भी आपकी निजी जानकारियाँ वो भर देते हैं, तो वो भी आपका चल जाता है। तो आप इसमें परेशान ना हो कि मेडिकल का कोई प्रारूप हमें फॉलो करना है, वो आप उन पर छोड़ दीजिएगा। वो आपको एक जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे, तो आपको वही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। और इसमें भी कोई शंका ना रखिएगा कि कहीं पर आपको हिंदी में वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा या कहीं आपको अंग्रेजी में वो दिया जा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वह हिंदी में प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है या फिर अंग्रेजी भाषा में निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके नियुक्ति पत्र में जो भी निर्देश आपको दिए गए हैं उन निर्देशों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अपने नियुक्ति पत्र को 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3-4 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप जब बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको बार बार पढ़ने से वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें कोई भी शंका न रखिएगा, किसी भी प्रकार की धारणा न बनाइएगा कि आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर किसी भी स्तर पे अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी शंका या अपनी समस्या को छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, तो वहाँ पर हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और बाकी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स के सारे जो भी सेट हैं वो स्वप्रमाणित कर लीजिएगा, अपने फ़ोटोग्राफ्स और जो भी इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है उस सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को आप 100% फॉलो कीजिएगा, ताकि आप जब भी कार्यभार ग्रहण करने के लिए जाएं तो इजी गोइंग आपका जो है कार्यभार ग्रहण हो जाए और आप विभाग का हिस्सा बन जाए। और जब आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तो आपके नियुक्ति पत्र में एक बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब आपके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने शिक्षा पाई है, तो जब भी इसको वेरीफाई किया जाएगा तो उस पर होने वाला जो व्यय होगा, यानी कि डाक व्यय, तो उस डाक व्यय को भी आपको ही वहन करना होगा। तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा संबंधित बोर्ड या संबंधित विश्वविद्यालयों से, तो उस पर लगने वाले डाक व्यय के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जब भी आपके प्रधानाचार्य आपको इससे संबंधित निर्देश दें कि आपको यहाँ पर इतना जो वेरिफिकेशन का शुल्क है वो जमा करना होगा, तो आपको उसे वहाँ पर जमा करना होगा। तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह न रखें कि हमसे किस प्रकार का शुल्क यहाँ पर प्रधानाचार्य के द्वारा मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात भी आपके नियुक्ति पत्र में साफ स्पष्ट भाषा में लिखी गई है। तो आप अपने नियुक्ति पत्र को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, अपना जो गृह जनपद है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जन्म तिथियों में अशुद्धियाँ पाई गई हैं। तो अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी गलत जानकारी विभाग में चली जाती है तो आपके सर्विस बुक्स में और आपकी ई पोर्टल में भी गलत अंकना हो जाती है और उसके बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जहां पर भी
आपका नाम लिखा जा रहा है, आपकी जन्म तिथि लिखी जा रही है, आपके पिता का नाम लिखा जा रहा है, वो बिल्कुल आपके जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगर आपका नाम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है तो आप हर जगह अपना नाम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट वाले फॉर्मेट में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी होता है कि आपकी जो नाम है वो एक ही प्रारूप में हर जगह लिखा जाए। तो आज के अंक में इतना ही था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के जितने भी हम वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए लाभकारी होते हैं, उसका लाभ आप ले सकें। और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो हम पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के अंक में इतना ही, और पुनः मैं सभी चयनितों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्द से जल्द अपना कार्यभार ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो जिस दिन से आप कार्यभार ग्रहण करते हैं उसी दिन से आपका वेतन बनना भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपने विलंब किया तो उतने दिनों का आपको आर्थिक नुकसान भी होना तय है। तो इस बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।